Hello and welcome to Concepts Made Easy, your go to space for clear, concise, and conceptual learning. I'm Dr. Akriti Chugh, and in today's session, we are going to cover the topic J curve and Marshall Lerner condition. So, let's get started and make your learning simple and meaningful. So, what is J curve? हमें ये पता है कि एक्सपोर्ट्स करते हैं तो पैसा आता है और इंपोर्ट्स करते हैं तो मनी गोस आउट ऑफ द कंट्री, राइट। द बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम करेंसी की डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन क्या होती है? करेंसी की डेप्रिसिएशन डीवैल्यूएशन क्या होती है? जैसे डॉलर 1 रुपीज़ 75 का था और डेप्रिशिएट करके उसकी वैल्यू 85 हो गई, तो रुपीज़ की वैल्यू जो है वो गिर गई है, डेप्रिशिएट कर गई है या डीवैल्यू कर गई है। डेप्रिशिएट कब होता है? जब मार्केट फोर्सेस से होता है, और डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट खुद करती है, राइट। बट दोनों में एक ही चीज़ होती है कि वैल्यू अपनी डोमेस्टिक करेंसी गिर जाएगी। तो जब वैल्यू गिर जाएगी तो क्या होता है? एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं और इम्पोर्ट्स कम हो जाते हैं। तो अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड की इक्वेशन को देखें, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ये चीज़ बढ़ रही है, ये कम हो रही है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड तो इम्प्रूव करना चाहिए। बट होता क्या है? J curve effect is an economic concept that explains how a country's trade balance, exports minus imports, initially worsens after a depreciation or devaluation of its currency before it eventually improving over time. तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए, बट वो इनिशियली जे कर्व में क्या करता है? शॉर्ट रन में वो क्या करेगा? पहले वर्स होगा, पहले और ख़राब होगा, फिर लॉन्ग रन में जाके ये इम्प्रूव करता है। ऐसा क्यों होता है ये अब समझते हैं, समझ लेते हैं कैसे काम करता है। सो वाई जे कर्व? बिकॉज व्हेन यू प्लॉट द ट्रेड बैलेंस ओवर टाइम, अगर हम इसको प्लॉट करें, ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड को टाइम के साथ प्लॉट करें, तो जो शेप लेता है ये जे शेप लेता है, इसीलिए इसका नाम जे कर्व है। क्या कह रहा है ये? कि पहले तो जब डीवैल्यू अकर हुआ, इस पॉइंट पे डीवैल्यूएशन अकर हुई, तो सबसे पहले जो शॉर्ट रन में तो बहुत ज़्यादा डिप देखने को मिलेगा, और भी ज़्यादा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नेगेटिव हो जाएगा, और भी ज़्यादा वर्स हो जाएगी सिचुएशन, राइट। देन धीरे धीरे ये ट्रेड बैलेंस ऊपर जाता है, इसलिए इसकी शेप है जे शेप्ड है, इसीलिए इसको जे कर्व कहा गया। सो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर गया 75 से 85 पर डॉलर। तो पहले जो वैल्यू थी $1 की वो ₹75 थी, और अब डेप्रिसिएशन के बाद ₹85 हो गई है, राइट। तो इमीडिएटली क्या होगा? शॉर्ट रन में क्या होगा? इम्पोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, जहाँ पे जो चीज़ खरीदने में 75 लग रहे थे अब 85 सरेंडर करने पड़ेंगे, तो इम्पोर्ट्स महंगे हो गए। लेकिन इंडिया स्टिल नीड्स टू इम्पोर्ट ऑयल, मशीनरी, बट अब ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं पर डॉलर। जो इम्पोर्ट करा रहे थे वो तो करा ही रहे हैं, बट अब पहले 75 सरेंडर कराने पड़ते, बट उसी चीज़ को लेने के लिए 85 कराने पड़ेंगे, तो इम्पोर्ट्स महंगे हो गए। और एक्सपोर्ट्स इमीडिएटली तो इंक्रीज नहीं कर सकते, फॉरेन बायर्स को भी समझने में, रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगेगा कि इंडियन गुड्स अब चीपर हो गए हैं, अब हमें एक्सपोर्ट करना, हमें उनसे खरीदना चाहिए। तो मगर ये एकदम से तो नहीं होगा, इमीडिएटली तो नहीं होगा। इट टेक्स टाइम फॉर फॉरेन बायर्स टू रिस्पॉन्ड टू चीपर गुड्स। तो ट्रेड जो डेफिसिट होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले 75 रुपीज़ दे रहे थे एक पर डॉलर, अब 85 देंगे इम्पोर्टर्स, जिसकी वजह से क्या हो गया? ज्यादा पैसा बाहर जाने लगा और कम आने लगा, राइट। बट लॉन्ग रन में क्या होगा? फॉरेन बायर्स भी रिस्पॉन्ड करने लगेंगे इस चेंज को, डिमांड करेंगे इंडियन टेक्सटाइल्स, आईटी सर्विसेज एक्सेट्रा, और इंडियंस जो कंज्यूम कर रहे थे, इंपोर्ट करा रहे थे, वो अपने एक्सपेंसिव इंपोर्टेड गुड्स की रिडक्शन जो होगी वो कम करने शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स में चेंज आ जाएगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, और ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस हो जाएगा, और पॉसिबली देयर कैन बी अ सिचुएशन जिसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लस दिखने को मिले, राइट।
सो अगर हम मार्शल लर्नर कंडीशन की बात करें जिसके अंदर इट इज एन एक्सटेंशन टू जे कर्व, एक्सटेंशन इन द सेंस अगर ये कंडीशन नहीं होगी पूरी तो ट्रेड का जो इम्प्रूवमेंट कह रहे हैं हम लॉन्ग रन में वो नहीं देखने को मिलेगा। तो मार्शल लर्नर कंडीशन क्या कहती है, व्हेन अ करेंसी devaluation विल एक्चुअली लीड टू एन इम्प्रूवमेंट इन कंट्रीज ट्रेड बैलेंस। तो ये कब होगी, ये बता रही है ये इम्प्रूवमेंट जो है जो हम कह रहे हैं जे कर्व में लॉन्ग रन में इम्प्रूवमेंट होगी, ये इम्प्रूवमेंट होगी कब, ये कब होगी, इसके लिए कंडीशन है a devaluation will improve the trade balance only if the sum of price elasticities of demand for exports and imports is greater than 1। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स क्या है कि एक्सपोर्ट्स के जब प्राइस चेंज हुए क्योंकि हमारी एक्सचेंज रेट में चेंजेस आया है क्या ले रहे थे हम 75 ले रहे थे और 85 ले रहे थे। तो ये जो प्राइस में चेंज आया ये एक्सपोर्टर के लिए भी आया, ये इंपोर्टर के लिए भी आया। तो प्राइस इलास्टिसिटी में क्या चेंज आया, जब हमारे एक्सपोर्ट्स के प्राइस चेंज हुए, जो एक्सपोर्ट्स के प्राइस के चेंज होने पे कितना चेंज क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स में आया। और अगर यही हम इंपोर्ट्स की बात करें, प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें, तो जब प्राइस चेंज होता है इंपोर्टेड गुड्स का, इंपोर्ट्स का, तो क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स में क्या चेंज आया, क्या लोग बाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है इसका सम, तब ही ट्रेड बैलेंस में इंप्रूवमेंट दिखेगी, अदरवाइज इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी। दैट मीन्स इलास्टिक अगर लोग होंगे, इलास्टिसिटी इलास्टिक डिमांड होगी मतलब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, प्राइस चेंज पे रिस्पॉन्ड करेंगे, तभी तो लोग अपनी हैबिट्स को मे बी चेंज कर सके। अगर बट अगर इनइलास्टिक डिमांड है, इनइलास्टिक डिमांड है, इनइलास्टिक मतलब लेस देन 1 है, अगर इनइलास्टिक डिमांड है मतलब लोग अपने आप को चेंज ही नहीं कर रहे, अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर रहे, तो वो तो इंपोर्ट करते ही जाएंगे ना, तब तो वो कंडीशन इंप्रूव हो ही नहीं सकती। तो यही कि मार्शल लर्नर कंडीशन कहती है अगर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट की जो इलास्टिसिटी का सम है वो ग्रेटर देन 1 है, इन दैट कंडीशन ओनली ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा। सो फर्स्ट कंडीशन में अगर हम जे कर्व और लर्नर कंडीशन को साथ में देखें तो क्या होगा, पहले करेंसी डिवैल्यू हुई एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू नीचे गिरी। इमीडिएट प्राइस इफेक्ट को देखने को क्या मिला, एक्सपोर्ट्स तो चीपर हो गए, इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो गए, लेकिन लोगों की जो चॉइसेस हैं, लोगों की जो हैबिट्स हैं वो चेंज नहीं हुई, लोगों की हैबिट्स चॉइसेस चेंज नहीं हुई। मे बी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में, वो भी एकदम से कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं खत्म हो सकते, तो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते रहेंगे चाहे प्राइस में चेंज आएगा। लेकिन उससे क्या होगा, ट्रेड बैलेंस वर्सन हो जाएगा क्योंकि इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई, पहले 75 की चीज थी वो 85 में पर डॉलर मिल रही है, तो ट्रेड बैलेंस और ज्यादा वर्स हो गया, राइट। फिर बिहेवियरल में एडजस्टमेंट आई, लोगों ने अपने आप को चेंज किया, बायर्स ने नए प्राइजेस को समझा और अपनी डिमांड को ओवर टाइम चेंज किया, और उसका इलास्टिसिटी पे रिस्पॉन्स क्या आया कि मार्शल लर्नर कंडीशन मेट हुई। कब होगी, जब जो इलास्टिसिटी है इंपोर्ट की प्लस एक्सपोर्ट्स की वो ग्रेटर देन 1 होगी तो, और धीरे धीरे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में ट्रेड बैलेंस इंप्रूव कर जाएगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, राइट। सो जे कर्व क्या है, ट्रेड बैलेंस वर्स करता है आफ्टर डीवैल्यूएशन एंड इट इंप्रूव्स ओवर टाइम। मार्शल लर्नर कंडीशन क्या है, डीवैल्यूएशन इंप्रूव करेगा ओनली इफ द टोटल डिमांड इलास्टिसिटीज इज ग्रेटर देन 1। सो व्हाट इफ, अगर प्राइस इलास्टिसिटी को पहले समझते हैं, ये कंडीशन समझने से पहले प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है कि हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड चेंजेस व्हेन इट्स प्राइस चेंजेस। तो अगर हमें याद हो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या होती थी, बेसिक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट कि प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी में क्या चेंज दिखने को मिलता है, तो ये एक फॉर्मूला होता था। तो प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी में क्या चेंज आता है, तो इलास्टिक डिमांड कब होगी,
जब क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा प्राइस के चेंज होने पे, मतलब प्राइस चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है, इलास्टिक डिमांड। और इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है, जब क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस वेरी लिटिल विद प्राइस चेंजेस। तो प्राइस में चेंज तो आ रहा है बट क्वांटिटी में इतना ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला। तो अगर हम देखते हैं कि पहला केस क्या कहता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स अगर ग्रेटर देन 1 है, ज़्यादा इलास्टिसिटी है, ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है, तो ट्रेड बैलेंस तो इम्प्रूव कर रहा था, राइट। बट अगर ये इक्वल है तो ट्रेड बैलेंस में चेंज नहीं होगा। बट अगर इन इलास्टिसिटी है, इन इलास्टिक डिमांड है, चेंज नहीं कर रहे लोग अपनी हैबिट्स को, तो ट्रेड बैलेंस वर्स हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स जो बढ़ने थे वो नहीं बढ़ पाएंगे और जो इंपोर्ट्स कम होने थे वो नहीं हो पाएंगे इस केस के अंदर, राइट। सो दिस वाज इट अबाउट J curve and Marshall Lerner condition. Thank you so much. We'll meet you in the next lecture.